मेरे कुछ विद्यार्थी और कुछ साथी मुझसे हमेशा यह निवेदन करते हैं कि आधुनिक समाजशास्त्र की भाषा में बुद्ध की जो स्थापना है उसको समझाने की कृपा करें। दरअसल जो ऋग्वेद का काल है उसके बारे में दो सिद्धांत आजकल पाए जाते हैं। पहला यह कि जो ऋग्वेद है, जो 4 वेदों में पहला वेद है, उसकी रचना भारत में हुई, जबकि एक दूसरा मत यह है कि दरअसल ऋग्वेद जब लिखे गए वह काल काफी पुराना है। भूगोल के विद्यार्थी या एस्ट्रोफिजिक्स के विद्यार्थी दो सिद्धांत देते हैं। एक, धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बिग बैंग से, और भारत का जो वर्तमान भूभाग है वह प्रारंभ में कैसा था, खासकर जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा जाता है उससे पहले। तो मान्यता यह है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से पहले जो साउथ इंडिया है भारत का, जो दक्षिण भारत है, जो विंध्याचल पर्वत से नीचे का भाग है, वो पहले अफ्रीका महादेश से जुड़ा हुआ था, और जो विंध्याचल पर्वत से नीचे का भाग है वह यूरोप से जुड़ा हुआ था। जो उत्तर भारत और यूरोप की भाषाएं हैं इसे आर्य भाषा परिवार कहा गया, और जो दक्षिण भारत और अफ्रीका की भाषाएं हैं उसे द्रविड़ भाषा परिवार कहा गया। द्रविड़ भाषा परिवार पर कम शोध हुए हैं, जबकि आर्य भाषा परिवार पर ज्यादा शोध हुए हैं। आर्य भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं गिनी जाती हैं, तो एक तो संस्कृत है आर्य भाषा परिवार का एक बुनियादी भाषा। दूसरा, प्राचीन ईरान की भाषा फारसी आर्य भाषा परिवार की ही भाषा है। तीसरा, यूरोप का एक देश यूनान, जिसे ग्रीस कहते हैं, वहां की भाषा ग्रीक भी आर्य भाषा परिवार की भाषा है। और प्राचीन रोम की भाषा जो लैटिन थी वह भी आर्य भाषा परिवार की भाषा है। और ऐसे बहुत सारे भाषा विज्ञानी हैं जिसे अंग्रेजी में फिलोलॉजिस्ट कहा जाता है। उन्होंने इन चारों भाषाओं में महत्वपूर्ण समानताओं पर बुनियादी शोध किया है, और उन लोगों ने यह कहने की कोशिश की है कि जो वैदिक साहित्य है वह आर्यों की साझी भाषा है। और इसके कई सिद्धांत माने जाते हैं। एक सिद्धांत जो बहुत लोकप्रिय है वह यह कहा जाता है कि एशिया माइनर का जो इलाका है आजकल, वहां मूल आर्य निवास करते थे और वहीं उन्होंने ऋग्वेद की रचना की। वहां से एक शाखा भारत चली गई, ईरान चली आई, और दूसरी शाखा यूरोप के देशों में चली गई। बहरहाल इसकी चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि भारत में जब अंग्रेजी राज की स्थापना हुई तो हमारे इतिहास को तोड़ने मड़ोड़ने की बहुत कोशिश की गई।
हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश की गई। यहाँ की विचारधाराओं के साथ न्यायपूर्ण अध्ययन, शोध, परीक्षण नहीं हुआ और हम लोगों के सामने एक दुविधा रहती है कि हम अपने इतिहास को कैसे समझें। बहरहाल हम लोग चूंकि पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं और मैंने बुद्ध तक जाकर यह देखने और दिखलाने की कोशिश की है कि कैसे भगवान बुद्ध ने कलयुग के लिए, हमारे समकालीन समय के लिए एक युग सापेक्ष धम्म दिया। सनातन धर्म को उन्होंने कुछ विधियां दी, कुछ तकनीक दिए, एक व्यवहारिक दर्शन दिया, एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को यदि हम भारतीय संदर्भ में समझें तो जो चतुर्युग की अवधारणा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की अवधारणा है, चक्रीय अवधारणा है, उसके बारे में हम यह कह सकते हैं कि जो सतयुग है या कृतयुग है, जो पहला युग है, उसमें समाज का शासन दो तरह के लोग मिलकर करते थे। एक जिसे बुद्धिजीवी वर्ग कह सकते हैं, जिसे ऋषि महर्षि कह सकते हैं, जिसे मोरल प्रोफेट्स कह सकते हैं, जिसे फिलोसोफर किंग कह सकते हैं। जैसे फ्रांस में मॉन्टेस्क्यू नाम के एक विद्वान हुए हैं 18वीं शताब्दी में। उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है। वह जो सेपरेशन ऑफ पावर का मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है, यह एक सनातन धर्मी सिद्धांत का ही समकालीन रूप है। वो कहते हैं कि जो लेजिस्लेचर होता है और जो एग्जीक्यूटिव होता है और जो जुडिशियरी होती है, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर जब तक नहीं होगा तो समाज में कल्याणकारी, आनंददायक और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला संतोषप्रद समाज नहीं बन सकता, राज्य नहीं बन सकता। इसी तरह की बात आप प्लेटो और अरिस्टोटल के समय में भी देखते हैं। तो बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने कलयुग को एक नया सिद्धांत दिया और वह सिद्धांत क्या है, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर बुद्ध से पहले 4 महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास, समाज एवं संस्कृति को युगांतरकारी मोड़ दिया है, संरचना दी है। पहले हैं महर्षि वशिष्ठ, ऋग्वेद काल के ब्रह्मर्षि। उनकी संतति या उनका जो कुल है वह सतयुग और त्रेता युग में काफी महत्वपूर्ण है। वे इंटेलेक्चुअल इलीट यानी ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे
सेमेटिक प्रोफेट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे इजिप्ट के जो राजा लोग होते थे, जिन्हें फारोह कहा जाता था, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सामान्य भाषा में वे लोग धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो सबसे पहला वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, यह वर्ण सतयुग में बहुत महत्वपूर्ण है, निर्णयकारी है। उसके निर्णय सर्वमान्य होते हैं। सभी लोग खुद उसे स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहते हैं। जो दूसरा युग आया, त्रेता युग जिसे कह सकते हैं, इसमें दोनों वर्ण का महत्व करीब करीब बराबर दिखता है। महर्षि वशिष्ठ त्रेता के सबसे महत्वपूर्ण आर्य राजा। दशरथ या उनके जो पूर्वज रघु थे, रघुकुल जो था, उसमें रामायण नामक महाकाव्य में वाल्मीकि लिखते हैं कि दशरथ जो राजा हुए, उनके समय में एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, यानी राजतंत्र तो आ गया था, जबकि सतयुग में राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में धर्म है और समाज है। राज्य नामक संस्था का विकास त्रेता में हुआ, तो राजा तो आ गया। जो बड़े राजा होते थे उनको सम्राट कहा जाता था, उससे भी जो बड़े राजा होते थे उन्हें चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। लेकिन वह निरंकुश नहीं था, उसे एक मंत्री परिषद के मार्गदर्शन में काम करना पड़ता था, और उस मंत्री परिषद के जो अध्यक्ष थे वो वशिष्ठ मुनि थे। लेकिन दशरथ के पुत्र जब राम हुए, तो एक और तेजस्वी महर्षि त्रेता युग में आते हैं। उनका नाम विश्वामित्र है। निश्चित रूप से वे वशिष्ठ को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन दोनों में अंतर एक है। अंतर यह है कि जो महर्षि विश्वामित्र हैं, ये ब्रह्मर्षि नहीं कहे जाते, राजर्षि कहे जाते हैं। ब्रह्मर्षि को आधुनिक विज्ञान की भाषा में आप थ्योरेटिकल साइंटिस्ट कह सकते हैं, जबकि राजर्षि को आप अप्लाइड साइंटिस्ट कह सकते हैं। वैदिक साहित्य में जो कृषि क्रांति हुई, जो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ, उसके सिद्धांतकार महर्षि विश्वामित्र हैं। यह उनका प्रयास था, यह उनका चिंतन था कि समाज में सेटल्ड एग्रीकल्चर यानी व्यवस्थित कृषि और पशुपालन किया जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे जंगल कटवाए। कुछ ऐसे लोग थे जो जंगल काटकर कृषि के लिए जमीन बनाने के खिलाफ थे। ऐसे लोगों को वैदिक साहित्य में राक्षस कहा गया है। वे जंगलों की रक्षा करना चाहते थे, उन्हें असुर कहा गया है। आज की भाषा में आप कह सकते हैं कि जो असुर कहलाते हैं, जो राक्षस कहलाते हैं, वे एक प्रकार के पेस्टोरल इकोनॉमी वाले लोग थे, नेचर वर्शिपर थे।
वे सेटल्ड एग्रीकल्चर वाले नहीं थे, वे मूर्ति पूजा वाले नहीं थे। तो धीरे धीरे हम यह देखते हैं कि जैसे जैसे त्रेता युग बढ़ता है तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में संघर्ष होता है। रावण जो राक्षसों का राजा है, उसे ब्राह्मण माना गया है। वह एक ऋषि का पुत्र था। उसकी माता जरूर ऋषि परिवार की नहीं थी, राक्षस परिवार की थी। और वैदिक साहित्य में आप देखेंगे कि देवासुर संग्राम हुआ था, देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ था। यह पुराना संग्राम है, इसकी चर्चा वैदिक साहित्य में भरपूर है, पुराणों में भी है, महाकाव्यों में भी है। त्रेता में सूर्य वंश का राज था। उसी समय राजा सूर्य के दो मंत्री बृहस्पति एवं शुक्राचार्य में विचारधारा का टकराव हुआ और शुक्राचार्य ने सूर्य को छोड़कर, राजा सूर्य को छोड़कर, चूंकि वे बृहस्पति को ज्यादा महत्व देते थे, ज्यादा मान देते थे, ज्यादा सम्मान देते थे, राक्षसों के गुरु हो गए। यानी जो रावण की विचारधारा थी रामायण काल में, मैं रामायण की जब बात कर रहा हूं तो तुलसी रामायण की बात नहीं कर रहा हूं, जिसे रामचरितमानस कहा जाता है। मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूं, जो संस्कृत का पहला महाकाव्य माना जाता है। हमारे यहां राजधर्म के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में दो महत्वपूर्ण सिद्धांतकार हुए हैं। पहले जो सिद्धांतकार हैं वो बृहस्पति हैं, राजा सूर्य के पुरोहित हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, बृहस्पति राजधर्म सूत्र। इसके विपरीत हमारे यहाँ एक दूसरे आचार्य भी हैं, शुक्राचार्य। उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, शुक्र नीति। बृहस्पति के जो पूर्वज थे वो अंगिरा ऋषि थे और जो शुक्राचार्य के पूर्वज थे वो भृगु ऋषि थे। दोनों ही वैदिक विज्ञान एवं दर्शन के प्रकांड ऋषि थे और दोनों ही ऋषियों के कुलों में बड़े बड़े ज्योतिषी हुए हैं। जो अंगिरा का कुल है, जिसमें बृहस्पति भी हुए और इसी कुल में वशिष्ठ भी हुए, इस कुल में सबसे बड़े ज्योतिषी का दर्जा पराशर ऋषि को दिया जाता है। पराशर ऋषि कौन है? वे महर्षि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति के बेटे हैं और उन्होंने पराशर होराशास्त्र नामक एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की है, जो आज भी भारत और दुनिया के अन्य विद्वानों में एक मानक ग्रंथ, एक रेफरेंस बुक की हैसियत रखता है। और जो चीज पराशर में नहीं मिलती है उसके बारे में अक्सर विवाद हो जाता है। दूसरी ओर जो भृगु का कुल है, उसमें एक तो भृगु खुद ज्योतिषी थे, लेकिन भृगु के कुल में जो दूसरे बड़े ज्योतिषी हुए वे शुक्राचार्य हुए, परंतु शुक्राचार्य ने ज्योतिष पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उन्होंने जो भृगु संहिता है ज्योतिष का ग्रंथ,
उसको ही अपनी पाठ्य पुस्तक बनाया, परंतु उन्होंने उसके साथ साथ एक नीति का ग्रंथ लिखा जिसे शुक्र नीति कहा जाता है। इसके बाद शुक्राचार्य के शिष्य परंपरा में भगवान राम के समय में लंकाधिपति रावण थे। वे बहुत बड़े शिव के भक्त थे और वे बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे। उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम रावण संहिता है। यह पुस्तक भी उपलब्ध है, खासकर दक्षिण भारत में इसकी बहुत महत्ता है। और केरल नामक राज्य में रावण संहिता से प्रभावित और शुक्र नीति से प्रभावित एक देव केरलियम नामक ज्योतिष का बहुत सुंदर ग्रंथ है। ये लोग सामान्यतया नाड़ी ज्योतिष के विद्वान होते हैं। तो त्रेता काल की जो ऋषि परंपरा है उसका प्रभाव हमें अभी तक देखने को मिलता है। बहरहाल बुद्ध की भाषा में बात करें तो जो सतयुग है वह ब्राह्मण युग है। जो त्रेता है उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के बीच में महान संघर्ष हुआ है, दोनों महत्वपूर्ण है। परंतु जो द्वापर युग है उसमें निश्चित रूप से ब्राह्मणों की तुलना में क्षत्रियों का महत्व बढ़ा है, लेकिन वे निरंकुश क्षत्रिय नहीं है। चूंकि द्वापर युग में यदि क्षत्रियों में भीष्म है, धृतराष्ट्र है, पांडु है, युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीम है, तो जन्म के आधार पर नहीं लेकिन कर्म और स्वभाव के आधार पर जो ब्राह्मण विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें दो व्यक्ति दिखते हैं। एक तो महर्षि वेदव्यास जो महर्षि वशिष्ठ के प्रपौत्र हैं, और उनके पुत्र सुखदेव जो राजा परीक्षित के गुरु हुए, और दूसरे व्यक्ति जो ब्राह्मण धर्म का प्रतिनिधित्व करते महाभारत नामक ग्रंथ में दिखते हैं वो भगवान परशुराम है। भगवान परशुराम को सतयुग का अवतार माना जाता है। जैसा कि आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा, भगवान विष्णु का काम है सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का संचालन करना। ब्रह्मा का काम है सृष्टि को जन्म देना, और महेश का काम है कि जब समाज जर्जर हो जाए तो उसका नाश करके एक नई सृष्टि के लिए जमीन तैयार करना। तो भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं, जिसमें मनुष्य के रूप में 3 अवतार हो चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भगवान परशुराम, भगवान राम और भगवान कृष्ण एक क्रमशः सतयुग, त्रेता और द्वापर के अवतार हैं। उससे पहले के जो अवतार थे वो पूरी तरह जीव तो थे लेकिन विकसित मनुष्य नहीं थे। माना जाता है कि जो भगवान विष्णु के कलयुग में अवतार हैं वो बुद्ध है, लेकिन बौद्धों के बुद्ध और वैष्णवों के बुद्ध में समानता है या अंतर है, इसको लेकर कुछ विवाद भी है।
हम लोग जिस बुद्ध की चर्चा कर रहे हैं वे श्रमण परंपरा के आचार्य बुद्ध हैं। वैष्णव लोग उन्हीं को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं या नहीं, इसके बारे में हिंदू धर्म के महान सिद्धांतकार स्वामी करपात्री जी महाराज ने एक विवाद पैदा किया है और उस विवाद का अभी तक निराकरण नहीं हो पाया है। बहरहाल हम यह देखते हैं कि कलयुग के समय पूरी तरीके से समाज पर क्षत्रियों का वर्चस्व कायम हो चुका है। यानी सतयुग को हम ब्राह्मण युग कह सकते हैं, त्रेता को ब्राह्मण और क्षत्रियों के सहयोग का युग कह सकते हैं, द्वापर को ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में संघर्ष का युग कह सकते हैं। लेकिन कलयुग में जो तीनों सिद्धांतकार हैं वे तीनों के तीनों क्षत्रिय हैं। भगवान कृष्ण यदुवंशी क्षत्रिय है, भगवान महावीर सामान्य क्षत्रिय है, वैशाली नामक गण राज्य में उनका जन्म हुआ था, और भगवान बुद्ध भी जन्मना क्षत्रिय हैं। उनका जन्म आजकल के नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, और उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वह सारनाथ में दिया था। उस वक्त ये अलग अलग देश नहीं थे, अलग अलग राज्य नहीं थे, बल्कि एक ही देश था जिसको आर्यावर्त कहा जाता था या भारतवर्ष कहा जाता था या भारत खंड कहा जाता था या भारत कहा जाता था। तो भगवान बुद्ध ने एक सिद्धांत दिया कि जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका राज्य की होगी। यानी जो लौकिक सत्ता है वह राजा के हाथ में होगा, लेकिन उस पर नियमन का काम भिक्षु करेंगे। भिक्षु कौन? भगवान बुद्ध के द्वारा विकसित ट्रेंड ब्राह्मण्स। हुआ यह था कि महाभारत काल में बहुत सारे ब्राह्मण जन्मना तो ब्राह्मण थे लेकिन कर्मना क्षत्रिय हो गए थे। उससे समाज में एक अजीब प्रकार की अशांति और संघर्ष हो रहा था। उसी तरीके से यदि आप देखेंगे तो त्रेता युग में भी रावण ब्राह्मण है लेकिन क्षत्रिय जैसा व्यवहार करता है। तो वर्ण व्यवस्था को शुद्ध करने का काम भगवान बुद्ध ने किया, और उन्होंने हर वर्ण की मर्यादा तय कर दी। कोई उस मर्यादा से बाहर नहीं जाएगा। और जो भगवान बुद्ध द्वारा जो मर्यादा तय की गई वह था समाज कैसे चलेगा और राज्य कैसे चलेगा, और समाज और राज्य में संबंध कैसे होंगे। इसमें उन्होंने तय कर दिया कि समाज में जो मोरल प्रोफेट्स होंगे, जो नैतिक दार्शनिक होंगे, जिन्हें सामान्यतया भारत में ब्राह्मण कहा जाता था, संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में उन्होंने उनको भिक्षु कहा, आचार्य कहा, भंते कहा। ये लोग समाज का नियमन करेंगे और राजा को भी समय समय पर उपदेश देंगे, मार्गदर्शन करेंगे, रास्ता दिखाएंगे। लेकिन 18वीं शताब्दी में दुनिया में
कम महत्वपूर्ण होने लगे। इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी किस्सा कहानियां बनाई गई हैं, लेकिन सन 1998 में लैटिन अमेरिका के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनका नाम था आंद्रे गुंडर फ्रैंक। ये पहले मार्क्सवादी समाज विज्ञानी थे, लेकिन सन 1998 में उन्होंने एक अद्भुत पुस्तक लिखी, जिसने दुनिया के बारे में, दुनिया के इतिहास चक्र के बारे में, लोगों के ज्ञान को, लोगों के विश्वास को झंझोर डाला। उस किताब का नाम है रीओरिएंट ग्लोबल इकोनॉमी इन दी एशियन एज। आप इस पुस्तक को देख सकते हैं और यदि संभव है तो इसे जरूर पढ़िए। यह पिछले 200 साल के यूरोपीय बौद्धिक जुगाली को दुरुस्त करता है और बतलाता है कि 1998 में इन्होंने बतलाया कि 18वीं शताब्दी तक दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी वह एशियन एज था। एशियन एज का मतलब एशिया का युग था। और जैसा कि आप जानते हैं, एशिया में तीनों महत्वपूर्ण धर्मों का जन्म हुआ है। सनातन धर्म का जन्म भारत में हुआ है। सनातन धर्म का एक दूसरा वर्सन पर्सिया में था, जिसे जोरास्टर धर्म कहा जाता है, जिनकी धर्म पुस्तक का नाम जिंद अवेस्ता है, जो सनातन धर्मियों की जो पुस्तक को ऋग्वेद से प्रारंभ मानते हैं। उसी तरह चीन में भी सनातन धर्म का ही एक रूप प्रचलित था। ये तीनों तो एशिया में है ही, लेकिन एशिया में एक जगह है जेरूसलम, जो आज इजराइल में पड़ता है, पहले मध्य पूर्व में था। जेरूसलम में जो अब्राहम के वंशज हैं, अब्राहम के जो अनुयायी हैं, उनके तीनों प्रोफेट का उसी के आसपास जन्म हुआ, उनका विकास हुआ। ये तीन प्रोफेट कौन है? हजरत मूसा, जिनको अंग्रेजी में मोसेज कहा जाता है, हजरत ईसा, जिन्हें जीसस क्राइस्ट भी कहा जाता है, और हजरत मुहम्मद। इन तीनों ने भी जो सिद्धांत दिया वह मूल रूप से भगवान बुद्ध का जो दिया हुआ सिद्धांत है उसी पर आधारित है कि समाज और राज्य दोनों जरूरी हैं आज के संदर्भ में, और दोनों के नियमन के सिद्धांत हैं। और किसी भी स्थिति में जो व्यापार है या व्यापार को करने वाले जो वैश्य लोग हैं, जो मर्चेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको निरंकुश होने नहीं दिया जाएगा। यानी बुद्ध की दी हुई व्यवस्था क्या है कि समाज में 4 या 5 वर्ण के लोग होंगे: इंटेलेक्चुअल इलीट, पॉलिटिकल इलीट, इकोनॉमिक इलीट, सर्विस इलीट और कॉमनर्स। जो इंटेलेक्चुअल इलीट है उसे ब्राह्मण कहते हैं, जो पॉलिटिकल इलीट है उसे क्षत्रिय कहते हैं, जो बिजनेस इलीट है उसे वैश्य कहते हैं, जो सर्विस इलीट है उसे शूद्र कहते हैं, और जो आम आदमी है उसे पंचम कहते हैं। तो ये 5 जो वर्ण बने, जो 5 प्रकार का खुला वर्ग बना, उसके साथ ट्रेनिंग भी जोड़ा गया। जो आजकल अंग्रेजी में शब्द है क्लास और जो संस्कृत में शब्द है वर्ण, दोनों ही काफी मिलते जुलते हैं।
दोनों में ही एंट्री ओपन है, लेकिन दोनों में एक अंतर भी है। अंतर क्या है कि जो क्लास सिस्टम होता है उसमें हर क्लास के लिए इथिक्स की व्यवस्था इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होती है। यानी इंटेलेक्चुअल इलीट तैयार करने के लिए, पॉलिटिकल इलीट तैयार करने के लिए, बिजनेस इलीट तैयार करने के लिए यूनिवर्सिटीज या गुरुकुल नहीं होते हैं, जबकि वर्ण व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था होती है। यूरोप के विश्वविद्यालयों के साथ समस्या ये थी कि भारत में जो पुराने विश्वविद्यालय थे जैसे तक्षशिला और नालंदा, वे ग्लोबल यूनिवर्सिटी थे और सारी दुनिया के इलीट वहां पढ़ने आते थे। इलीट शासक वर्ग को कहते हैं, प्रबुद्ध वर्ग को कहते हैं। जबकि यूरोप का जो पहला विश्वविद्यालय बना वह 13वीं शताब्दी में बना, फ्रांस के नगर पेरिस में बना, और बाद में अन्य विश्वविद्यालय भी बने। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज नामक विश्वविद्यालय का बहुत नाम है, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय का भी बहुत नाम है। ये तीनों यूनाइटेड किंगडम में है। और 18वीं शताब्दी में अमेरिका के विश्वविद्यालयों का जन्म हुआ। तो कुल मिला के जो यूरोप के विश्वविद्यालय हैं वो धार्मिक विश्वविद्यालय हैं। इनको चलाने की जिम्मेवारी चर्च की रही है। चर्च के देख रेख में ये विश्वविद्यालय बने और इनमें धीरे धीरे कालक्रम में जो सेकुलर विषय हैं उनको भी पढ़ा जाने लगा। इसके विपरीत जो अमेरिका के विश्वविद्यालय हैं 18वीं शताब्दी से विकसित हुए, वो मूलतः सेकुलर विश्वविद्यालय हैं जिनके प्रबंधन में चर्च की कोई भूमिका नहीं होती। इसके प्रबंधन में उन्हीं लोगों की भूमिका होती है जो या तो वहां के शिक्षक रहे हैं या विद्यार्थी रहे हैं। कुल मिलाकर मैं कहना यह चाहता हूं कि 18वीं शताब्दी से जो यूरोप का उदय हुआ और उदय के बाद उन्होंने यूरोप के बाहर अपने अपने उपनिवेश बनाए, कॉलोनीज बनाए, तो युग बदल गया, जिसे आधुनिक युग कहा जाता है, जिसे मॉडर्न युग कहा जाता है। यूरोप के दो लोगों के द्वारा वह दरअसल भारतीय दृष्टिकोण से वैश्य युग है। यानी त्रेता युग एक ऐसा युग है जिसमें इंटेलेक्चुअल इलीट और पॉलिटिकल इलीट सहयोग करके युग को चलाते हैं। जो सतयुग है वह इंटेलेक्चुअल इलीट द्वारा चलाया जाने वाला युग है। जो द्वापर युग है उसमें इंटेलेक्चुअल इलीट और पॉलिटिकल इलीट में संघर्ष देखने को मिलता है, कई बार सहयोग भी होता है। परंतु कलयुग में क्षत्रिय युग शुरू होता है, जिसमें निश्चित रूप से क्षत्रियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु जो इंटेलेक्चुअल इलीट है उनकी भी इज्जत बरकरार है। परंतु जब हम 18वीं शताब्दी में पहुंचते हैं तो युग पूरी तरीके से बदल जाता है और इंटेलेक्चुअल इलीट और पॉलिटिकल इलीट, जो बिजनेस इलीट है, उनके मोहरे बनते दिखने लगते हैं। आज के युग को निश्चित रूप से वैश्य युग कहना जरूरी है, तर्कसंगत है। हम वैश्य युग में रह रहे थे एडम स्मिथ के समय से, 18वीं शताब्दी से, लेकिन वह युग 7 सितंबर 2007 के आसपास से, या मोटे तौर पर सितंबर 2007 से वैश्य युग टूटने लगा है, बिखरने लगा है। और 2020 में आते आते कोरोना के प्रकोप के बाद, कोरोना की महामारी के बाद एक नए दुनिया की, एक नए युग के जन्म की उम्मीद की जा रही है।
वरना सृष्टि का चक्र गड़बड़ाने लगेगा। आज के लिए इतना ही।